Hello everyone, a very warm welcome to all. I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School. तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? एड्स एंड कैंसर के बारे में। तो एड्स एंड कैंसर की अगर हम लोग बात करें तो एड्स क्या है? हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब है जो इम्यून सिस्टम जब डेफिशिएंट हो जाता है, जब वो वीकन हो जाता है, तो उसे हम लोग एड्स का नाम दे देते हैं कि छोटी मोटी कोई भी बीमारी जो है हमारी उसमें जाके लग जाती है। दूसरी तरफ कैंसर क्या है हमारा? इट इज अ मास ऑफ ट्यूमर सेल्स। अनकंट्रोल जब सेल्स जो है डिवाइड करने लग जाते हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कैंसर बोल देते हैं। एड्स का बेसिकली क्या होता है? वो HIV पॉजिटिव एजेंट होता है। HIV क्या है हमारा? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV सीधा जाके टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? बी लिम्फोसाइट्स की मदद करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन में। अगर टी लिम्फोसाइट्स खुद ही खराब हो जाएंगे तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होंगी, तो इम्यून सिस्टम अपने आप ही वीक हो जाएगा। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन होती हैं वो सिर्फ आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकती हैं, पर आपकी डेथ को नहीं रोक सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स रहते हैं कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट मल्टीपल पार्टनर्स के साथ नहीं रहना चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स यूज करनी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम करवाना चाहिए और अपने आसपास जो है ध्यान रखना चाहिए। ध्यान एज इन कि सारी सिरिंज जो है वो ना हो, कंटामिनेटेड ना हो। स्टरलाइज सिरिंजेस भी यूज़ नहीं करनी, सिर्फ डिस्पोजेबल वाली यूज़ करनी है। कैंसर पे जब हम लोग आते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडली डिजीज़ होती है आज के टाइम में। डेडली डिजीज़ क्यों? क्योंकि कैंसर की ग्रोथ को कोई नहीं रोक पाता, पर इसका ट्रीटमेंट है। क्योंकि ट्यूमर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। जो ट्यूमर सिर्फ एक ऑर्गन में रहता है, वो एक ही ऑर्गन में रहता है, उसे हम लोग बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हम उस ऑर्गन को कट ऑफ कर दें। अगर हम उस ऑर्गन को कट ऑफ कर देते हैं तो वो कैंसर वहीं के वहीं रुक जाता है और पूरी बॉडी सेफ रहती है। पर अगर हम मैलिग्नेंट की बात करें तो वो ब्लड के थ्रू अलग अलग जगह पे जाके ट्यूमर्स बना देता है, बहुत सारे ट्यूमर्स बना देता है, तो वो अनट्रीटेबल होता है। पर हाँ, आजकल जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, पर इसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। हेयर लॉस हो गया, अनीमिया हो गया, सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। प्रिवेंशन यही रहता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल ना हो, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, इनसे जो है हमें दूर रहना चाहिए। तो ये दोनों डिजीजेस के बारे में हमने कल पढ़ा था कि जो बहुत ही ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस हैं। आज हम लोग लास्ट टॉपिक करने चाह रहे हैं ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, हमारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का। ड्रग्स आजकल का बहुत ही प्रेवलेंट टॉपिक है ड्रग्स का। तो आइए स्टार्ट करते हैं ड्रग्स से। Surveys and statistics, they show that the use of drugs and alcohol has been on the rise, especially among the youth. यूथ के अंदर आप इसे ट्रेंड कह लो या फिर आप इसे कोई और चीज कह लो कि ड्रग्स का बहुत ही ज्यादा बोलबाला है आजकल। तो यूथ के अंदर तो इतना क्रेज है, इतना पागलपन है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इट हैज बीन ऑन द राइज। अल्कोहल और ड्रग्स का जो यूसेज है, जो अब्यूज है, वो बहुत ही ज्यादा राइज हुआ है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। अब ड्रग्स और अल्कोहल कोई अच्छी चीज तो नहीं होती है ना, तो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न कि ये इतना राइज हो रहा है। तो ऐसी क्या बात है कि यूथ इतना पीछे पीछे ड्रग्स के पीछे पीछे जा रहा है, अल्कोहल के पीछे जा रहा है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा चीजें खराब कर देते हैं बॉडी के अंदर। पर फिर भी यूथ को जो है ड्रग्स और अल्कोहल की एडिक्शन हो गई है। Proper education and guidance would enable you to safeguard themselves against the dangerous behavior patterns and follow healthy lifestyle. सबसे ज्यादा जरूरी होती है बच्चों अवेयरनेस। अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो वो किससे आती है? हमारी एजुकेशन से एंड प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस तो सब देते हैं पर प्रॉपर गाइडेंस कोई भी नहीं देता। तो प्रॉपर गाइडेंस एंड एजुकेशन ही एक मेथड है जिससे कि बच्चों को इसके हार्मफुल रिजल्ट्स के बारे में, बिहेवियरल पैटर्न चेंजेस के बारे में बता सकते हैं। तो अवेयरनेस ही हमारा की सोर्स है जिससे कि हम ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज को रोक सकते हैं।
द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड ड्रग्स कौन से हैं? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोको एल्कलॉइड्स। कौन कौन से हमारे कॉमनली यूज ड्रग्स हैं? ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोको एल्कलॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ दीज ड्रग्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट से आते हैं, और कुछ जो है हमारे फंजाई से आते हैं, कुछ हमारे फंजाई से आते हैं, बाकी मेजर जो है फ्लावरिंग प्लांट से आते हैं। ओपियोइड, सबसे पहले हम ओपियोइड्स पे आते हैं। दीज आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो ओपियोइड्स क्या है? हमारे बेसिकली ड्रग्स जो होते हैं वो कि स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स जो हमारे सीएनएस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन पे जाके बाइंड करते हैं। हेरोइन, कॉमनली कॉल्ड स्मैक। स्मैक तो बहुत कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा कि स्मैक ले रहे हैं। स्मैक, इट इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन है, विच इज अ वाइट ऑर्डरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। वाइट ऑर्डरलेस बिटर एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये होता है हमारा क्या? स्मैक। स्मैक केमिकली क्या बोलते हैं उसे? स्मैक को केमिकली हम लोग बोलते हैं एसिटाइल मॉर्फिन। एसिटाइल मॉर्फिन, ये हमारी क्या होती है? स्मैक होती है, वाइट ऑर्डरलेस एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, जो कि हमको पाउडर्ड मतलब क्रिस्टलाइन होती है, ये पाउडर्ड फॉर्म नहीं होती है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट के लेटेक्स से हमारा ये जो है मॉर्फिन आता है, उसमें एसिटाइलेशन होती है। क्या होता है हमारा पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम। जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड इट स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस। ये बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर लेता है। इट इज अ सीएनएस इट इज अ डिप्रेसेंट है, स्लो डाउन करता है बॉडी फंक्शंस को। और किससे मिलता है? हमारा पॉपी प्लांट से मिलता है, पेपेवर सोमनीफेरम। ओके, और इस मॉर्फिन किससे मिलता है? पेपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स से हमें मॉर्फिन मिलता है, जिसके अंदर एसिटाइलेशन होती है, तो वो एसिटाइल मॉर्फिन बन जाता है, जो कि हम जिसे पॉपुलरली क्या बोलते हैं? स्मैक बोलते हैं। नेक्स्ट, कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? कैनाबिनॉइड्स के लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कैनाबिनॉइड्स का लीफ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। दे आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्रेन। ओपियोइड रिसेप्टर कहां थे? हमारे सीएनएस और जीआई ट्रैक्ट में, और इसके कैनाबिनॉइड रिसेप्टर कहां पे है? हमारे ब्रेन में होते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सटाइवा। वो पेपेवर सोमनीफेरम से आ रहे थे मॉर्फिन, और कैनाबिनॉइड्स कहां से आ रहे हैं? कैनबिस सटाइवा। The flower tops, leaves and the resin of the cannabinoids plants, they are used in various combination to produce marijuana, hashish, charas and ganja. The flower tops, उनके flower tops, leaves और resin जो होते हैं कैनाबिस प्लांट के, कैनाबिस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनबिस सटाइवा। वो वेरियस कॉम्बिनेशन के अंदर यूज होते हैं। किस क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? मारिजुआना, हशीश, चरस एंड गांजा, ये सारे हमारे क्या हो गए? कैनाबिनॉइड्स हो गए। दे आर टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शंस एंड दे आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हमारे हार्ट पे जाके ये अटैक करता है, सीधा हमारे हार्ट पे जाके अटैक करता है। ये हमारा जो है स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड है, ये स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड है। वो हमारा जीआई ट्रैक्ट और सीएनएस डिप्रेसेंट थे। ये हमारा जो हमारा कैनाबिनॉइड्स है वो सीधा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे जाके अटैक करता है। कोका एल्कलॉइड और कोकेन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोको प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका। किससे मिलता है ये? एरिथ्रोजाइलम कोका, विच इज नेटिव इन साउथ अमेरिका। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। जो हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन काम कर रहा है, ये उसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक, इट इज यूजुअली स्नॉटेड, ये स्नॉट हुआ जाता है। इट हैज पोटेंशियल सिमुलेटिंग एक्शन ऑन सीएनएस। ये डिप्रेसेंट नहीं है, ये स्टिमुलेट करता है सीएनएस को, और सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। तो कोकेन हमारा क्या करता है? बेसिकली इंक्रीज्ड एनर्जी एंड सेंस ऑफ यूफोरिया। बहुत ही ज्यादा ये जो है कॉन्फिडेंट कर देता है और स्टिमुलेटिंग एक्शन करता है सीएनएस पे।
नेक्स्ट, एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन इट कॉजेज हैलुसिनेशंस। सब बोलते हैं ना कि इसको हैलुसिनेशंस हो रही हैं, वो दिख रहा है जो दिखता ही नहीं है, वो चीजें दिख रही होती है जो दिखती ही नहीं है अगर हम लोग नॉर्मली रहें तो ओवरडोज हमारी कोकेन की क्या करती है, हैलुसिनेशंस करती है। अदर वेल नोन प्लांट्स विद हैलुसिनेटिक प्रॉपर्टीज आर एट्रोपा, डटूरा। These days cannabinoids are also being abused by some sports person. स्पोर्ट्स पर्सन को एनर्जी की जरूरत होती है, तो कैनाबिनॉइड्स भी हमारी क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो यही कर रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन भी, वही यूज कर रहे हैं। हैलुसिनेटिक प्रॉपर्टी और किस किस में है हमारी, एट्रोपा के अंदर और डेटूरा के अंदर। ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामीन्स, benzodiazepines and other similar drugs that are normally used as medicines to help patient cope with mental illness like depression and insomnia। benzodiazepine, barbiturates, amphetamines जो कि नॉर्मली हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज मेडिसिन यूज करते हैं, इसके भी एक्सेसिव डोसेज लेके इसको भी अब्यूज किया जाता है। मॉर्फिन जो होता है हमारा बहुत ही इफेक्टिव सेडेटिव होता है और पेन किलर होता है, और ये सर्जरी के बाद में पेशेंट्स को दिया जाता है, पर इसे भी अब्यूज किया जाता है। बच्चों, जो भी चीजें ड्रग्स ओवर यूज हो रहे हैं, पर ये ड्रग्स बेसिकली मेडिसिन में तो डलते ही हैं, इसको पर एक मात्रा के अंदर डाला जाता है, एक प्रॉपर जो इसका वेट है, वॉल्यूम है, उसके अकॉर्डिंगली एक मेडिसिन के अंदर डाला जाता है, पर इसको ओवर यूज करना इज ड्रग अब्यूजिंग, इट इज ड्रग अब्यूजिंग। Several plants, fruits, seeds having hallucinogenic properties have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies and rituals। जो कि plants, fruits और seeds आजकल सिर्फ hallucinations के लिए यूज करते हैं, वो पहले जो थी मेडिसिन के अंदर यूज होती थी, religious ceremony में यूज होती थी और rituals के अंदर भी यूज होती थी। When these are taken for a purpose other than the medicinal use, in amounts or frequencies that impairs one physical, physiological, psychological function, it constitutes drug abuse। तो drug abuse की हमें definition मिल गई है, जब ये जो हैलुसिनोजेनिक प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग एक मात्रा से ज़्यादा ले लेते हैं, मेडिसिनल यूज़ के अलावा यूज़ कर लेते हैं इन हायर अमाउंट्स, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग अब्यूज़। किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करना उसे हम अब्यूज़ ही बोलेंगे। तो इस टाइम पे हम लोग ड्रग्स यानी कि मेडिसिन को ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें हम लोग ड्रग अब्यूज़ कहेंगे। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। स्मोकिंग भी कोई अच्छी नहीं है। अगर हम अल्कोहल और ड्रग की बात कर रहे हैं तो स्मोकिंग का भी उतना रोल प्ले है। टोबैको जो है इट इज स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज अ स्नफ। टोबैको कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग निकोटिन विच इज एन एल्कलॉइड। टोबैको के अंदर क्या होता है, स्मोक के अंदर जो हम सिगरेट्स पीते हैं उसके अंदर क्या होता है, टोबैको। टोबैको के अंदर क्या होता है, हमारा निकोटीन होता है। निकोटीन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज द एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होता है और हार्ट रेट हाई होती है। निकोटीन क्या करता है, निकोटीन एड्रेनल ग्लैंड पे जाता है और उनको बोलता है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन को रिलीज करो, जिससे कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। स्मोकिंग is associated with increased incidence of cancer of lung, urinary bladder, throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc. स्मोकिंग किस किस के साथ एसोसिएटेड है, इन सारे कैंसर्स के साथ एसोसिएटेड है। स्मोकिंग का कभी आपने डब्बा देखा होगा तो उस पर स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है, ये लिखी होती है स्टैट्यूटरी वार्निंग। उस स्टैट्यूटरी वार्निंग पे क्या लिखा होता है, टोबैको कॉजेस कैंसर। ये देखो, ये ऐसे लिखा होता है ना, टोबैको कॉजेस कैंसर। इस वार्निंग को पढ़ने के बावजूद भी लोग जो है इसे इनहेल करते हैं, इसे स्नॉट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एडिक्शन हो चुकी है। वो क्या क्या कॉज करता है, कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसिमा, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, गैस्ट्रिक अल्सर एंड नंबर ऑफ थिंग्स। लिखा भी होता है सिगरेट के डब्बे पे, फिर भी टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। स्मोक नहीं तो अगर टोबैको वैसे ही च्यू कर रहे हो तो वो भी जो है कैंसर ऑफ ओरल कैविटी कॉज करता है। Smoking, it increases the carbon monoxide content in the blood and it reduces the concentration of heme-bound oxygen। heme-bound oxygen क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का
कम कर देता है और हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का इंक्रीज कर देता है। दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। एडोलेसेंस एंड ड्रग और एल्कोहल अब्यूज। एडोलेसेंस क्या होती है, इट इज अ पीरियड और अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ child it becomes mature in terms of his or her attitude and beliefs for effective participation in the society। 12 से 18 साल की एज होती है जब एक बच्चा जो है अडल्ट बन जाता है, एडोलेसेंस की तरफ मूव करता है। एडोलेसेंस क्या होता है, हमारा एक पीरियड होता है या फिर हम एक प्रोसेस इसको बोल सकते हैं जिसमें जो एक बच्चा है वो मैच्योर होता है। मैच्योर होता है, उसके बिलीव्स बदलते हैं, उसकी थिंकिंग बदलती है, उसका एटीट्यूड बदलता है टू पार्टिसिपेट इन द सोसाइटी। The period between 12 to 18 years of age may be thought of adolescence period. In other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Childhood और adulthood के बीच का जो transition period होता है, जो transition period होता है उसे हम लोग adolescence बोल सकते हैं। ठीक है। A child's natural curiosity motivates him or her to experiment। नेचुरल सी बात है, बच्चों के अंदर तो क्यूरियोसिटी रहती ही है ना, क्यूरियोसिटी रहती है, वही क्यूरियोसिटी उसे बोलती है कि कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करना है। दिस इज कॉम्प्लिकेटेड फर्दर बाय इफेक्ट्स दैट माइट बी परसीव्ड एज बेनिफिट्स ऑफ अल्कोहल और ड्रग अब्यूज। ये क्या होगा, ये इफेक्ट जो है आगे जाके बेनिफिट जो वो सोच रहा है कि बेनिफिट है अल्कोहल और ड्रग के, कि मैं कूल दिखूंगा या मैं अपने स्ट्रेस से कोप अप कर पाऊंगा, इन्हीं सब चीजों को यूज करके या आगे जाके उनकी पूरी लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। फर्स्ट यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। सबसे पहला जो ड्रग या फिर अल्कोहल की हम लोग यूज करते हैं वो क्यूरियोसिटी की वजह से होता है और एक्सपेरिमेंटेशन। पर उसके बाद में जब चाइल्ड जो है इट स्टार्ट्स यूजिंग दीज, उसमें क्या होता है, वो उसे प्रॉब्लम्स फेस करने से एस्केप करवाता है। उसे लगता है कि अगर मैं ड्रग्स या फिर अल्कोहल ले लूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाऊंगा, मैं एस्केप कर जाऊंगा मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं XYZ। एडोलेसेंस की एज में तो स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, उन्हीं प्रॉब्लम्स को एस्केप करने के लिए वो इन सब चीजों में डूब जाता है। Of late, stress from the pressures to excel in academics or examinations has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol or drugs. इसके बाद में ये दो स्टेजेस हो गई, तीसरी लास्ट स्टेज क्या होती है कि उसे बहाना मिल जाता है कि मेरे पे इतना प्रेशर है एकेडमिक एक्सीलेंस का, एग्जामिनेशंस का, कि मुझे एक्सेल करना है, मैंने ये उसको कोप अप करने के लिए वो अल्कोहल और ड्रग्स पे डिपेंड होता चला जाता है। The perception among youth that it is cool or progressive to smoke, use drug or alcohol is also in a way a major cause for youth to start these habits। तो जैसे कि मैंने बताया कि perception होता है youth के अंदर एक, कि अगर if we do drugs और smoking और alcohol abuse we will look cool, हम लोग cool दिखेंगे, हम लोग बहुत अच्छे दिखेंगे, यहाँ पे सारे पीयर प्रेशर में, सब पीयर में, पूरे पीयर में, अपने पूरे ग्रुप में हम सबसे अच्छे दिखेंगे। तो ये टू लुक कूल, वो ये लोग ये वाला स्टेप उठाते हैं टू अल्कोहल अब्यूज एंड ड्रग अब्यूज का। टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, दे ऑल्सो हेल्प टू प्रमोट दिस परसेप्शन। ये लोग भी पूरा प्रमोट करते हैं। टेलीविजन के ऊपर जो मूवीज आती हैं, जो सीरियल्स आते हैं, जो रियलिटी शोज आते हैं, वो भी इसे करते हैं, न्यूज़पेपर्स करते हैं, इंटरनेट करता है। Other factors that have been seen to be associated with the drug and alcohol abuse among adolescents are unstable or unsupportive family structures and peer pressure। ये additional चीजें होती हैं कि अगर आपके पास unsupportive family है जो आपको नहीं समझ रही है एक point of time पे, या फिर बहुत ही unstable family है, बहुत ज़्यादा अंदर से disputes है, तो उसको cope करने के लिए भी वो drug और alcohol के अंदर डूब जाते हैं। या फिर peers ने बोला हम तो ये लेते हैं, हमें तो बहुत पसंद आता है, तू ये नहीं करता, तो वो नीचा दिखाते हैं, वो सामने वाले बच्चे को नीचा दिखाते हैं। तो उसी नीचे को कोप करने के लिए पीयर प्रेशर की वजह से भी वो ड्रग्स और अल्कोहल में डूब जाते हैं। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज हमने देख लिया, अब आया हमारा एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वन फेल्स टू रियलाइज इज द इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। अल्कोहल और ड्रग्स क्या होते हैं? एडिक्टिव होते हैं।
एक बारी स्टार्ट करते हैं लेना तो वो उससे छोड़ नहीं पाते हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट और टू सर्टेन इफेक्ट्स such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with drugs and alcohol। क्या होता है हमारा एडिक्शन, क्या होता है, वो साइकोलॉजिकली अटैचमेंट होता है सर्टेन इफेक्ट्स के साथ, जैसे कि यूफोरिया, टेम्पररी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस जो हमें होती है बाय इनहेलिंग दीज ड्रग्स और कंज्यूमिंग अल्कोहल, वो उसको जो है उसके साथ जो है अटैच करने लग जाते हैं साइकोलॉजिकली कि हाँ इफ आई डू दिस, अगर मैंने ड्रग्स इनहेल किए या फिर मैंने अल्कोहल कंज्यूम किया, मैं बहुत खुश रहूंगा, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तो वो चीज जो है एडिक्शन कहलाती है कि साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स। These drive people to take them even when these are not needed or even when their use becomes self-destructive। ये लोगों को तब भी पता होता है कि हाँ ये चीज़ हमें ख़राब कर रही है, पर इसी एडिक्शन की वजह से, इसी टेम्परेरी हैप्पीनेस की वजह से, टेम्परेरी फीलिंग की वजह से वो उस चीज़ को दोबारा दोबारा लेते हैं, जबकि उन्हें पता है कि वो चीज़ इंटरनली बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। With repeated use of drugs, the tolerance level of the receptors present in our body increases. Consequently, the receptors respond only to higher doses of drugs or alcohol, leading to greater intake and addiction। बहुत ही अच्छी बात जो इसमें बताई गई है कि जब ड्रग्स हम लोग एक रेगुलरली लेना शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल मैं आज 5 ग्राम ले रही हूँ ड्रग, तो मेरे रिसेप्टर की जो थ्रेशोल्ड है, रिसेप्टर थ्रेशोल्ड, वो था मेरा 5 ग्राम। मैं रेगुलरली फॉर अराउंड 1 मंथ मैंने यही डोज ली है ना, तो मेरा रिसेप्टर थ्रेशोल्ड बढ़ गया कि अब 5 ग्राम से तो मेरा कुछ नहीं होता, मुझे चाहिए 10 ग्राम। तो मैं धीरे धीरे 10 ग्राम लेना शुरू कर दूंगी, क्योंकि मेरी रिसेप्टर्स जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हम 10 ग्राम से नीचे जो है फीलिंग नहीं देंगे, तो मैं वो 10 ग्राम कर दूंगी। ऐसे ही जब मैं 10 ग्राम थोड़े टाइम तो लूंगी, मेरे रिसेप्टर अपना थ्रेशोल्ड और बढ़ा देंगे, 20 ग्राम कर देंगे और फिर मैं 20 ग्राम लूंगी उसी फीलिंग को पाने के लिए। तो यही होता है, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उनका जो थ्रेशोल्ड होता है, जो टॉलरेंस लेवल होता है, वो इंक्रीज हो जाता है वंस वी स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स रिपीटेड यूज में। वो जो है सिर्फ हायर डोजेस को ही रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे इनटेक जो है ज्यादा हो जाता है और एडिक्शन हो जाती है। Thus the addictive potential of drugs and alcohol pull the user into a vicious circle leading to their regular use। अब्यूज करने लग जाते हैं, क्यों, एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं इसी की वजह से कि रिसेप्टर थ्रेशोल्ड बढ़ता जा रहा है और हमारी इनटेक कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। इससे क्या होगा, एक विशियस सर्कल में ट्रैप हो जाते हैं, एक विशियस सर्कल में जिससे बाहर ही नहीं आ पाते, है ना। लीडिंग टू द रेगुलर यूज विच इज अब्यूज। इसी से जो है ड्रग अब्यूज या फिर अल्कोहल अब्यूज जो है वो हो जाता है। डिपेंडेंस क्या होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लेजेंट विड्रॉल syndrome if regular dose of drugs or alcohol is abruptly discontinued। डिपेंडेंस वो कंडीशन होती है जब बॉडी जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्ले करता है जब भी तुम ड्रग्स या अल्कोहल को उनसे दूर लेके जाओ। अगर हमें किसी चीज की एडिक्शन है, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे वो अल्कोहल हो, हम उसे अपने से दूर करेंगे तो हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देंगे जो कि हमारे क्या होंगे, विड्रॉल सिंड्रोम होगा या फिर विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, जिसमें क्या आता है, एंजाइटी, शेकीनेस, नोजिया, स्वेटिंग, वो सब जो है हमारी उसके अंदर आ जाती है। तो डिपेंडेंस क्या होती है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम। डिपेंडेंस वो टेंडेंसी होती है बॉडी की कि बॉडी बोलती है कि अगर ये चीज मुझसे दूर गई, मैं कुछ विड्रॉल सिंड्रोम दिखाऊंगी जिसकी वजह से बॉडी को दोबारा वो चीज लेनी पड़ेगी। तो क्या होगा, वो एडिक्शन जो है डिपेंडेंस में बदल गई कि इसके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव। When use is resumed again, in some cases, withdrawal symptoms can be severe and even life-threatening, and the person may need medical support। ये इसमें बोला गया है कि withdrawal syndrome तब तक दिखाई देगा जब तक वो दोबारा रिज्यूम ना कर ले। अगर मैंने आज ड्रग्स छोड़े और 4 दिन तक मेरे विड्रॉल सिंड्रोम हुए और मैं दोबारा से वो लेना शुरू कर दूं कि मेरे विड्रॉल सिंड्रोम मुझसे हैंडल नहीं हो रहे, तो वो नॉर्मल हो जाएगा और वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस में तब्दील कर जाएगा, डिपेंडेंस हो जाएगा। एडिक्शन से डिपेंडेंस तक का सफर तय हो जाएगा।
इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, क्या इफेक्ट्स होते हैं हमारे ड्रग्स के और अल्कोहल अब्यूज के? द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर। ड्रग्स और अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद क्या होता है? रेकलेस बिहेवियर होता है, वैंडलिज्म होता है और वायलेंट एटीट्यूड हो जाता है। सबसे कॉमन चीज है जो ऑब्जर्व होती है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग्स में लीड टू कोमा एंड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है जब ड्रग्स एक्सेसिव यूज में हो जाता है, हार्ट फेलियर और सेरिब्रल हेमरेज। क्या क्या देखा हमने? इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? वायलेंट हो जाते हैं, है ना, रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, और एक्सेसिव डोजेस क्या करती है? रेस्पिरेटरी फेलियर कर देती है, हार्ट फेलियर कर देती है, सेरिब्रल हेमरेज कर देती है। A combination of drugs or their intake along with alcohol. Drugs with alcohol, it results in overdosing and death. Drugs plus alcohol will lead to death. है ना? The most common warning signs of drug and alcohol abuse among youth include drop in academic performance, unexplained absence from school or college, lack of interest in personal hygiene, withdrawal, isolation, fatigue, aggressive nature, depression, deteriorating relationships with family and friends, rebellious behavior, loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuation in weight, appetite. तो यूथ के अंदर जब हमें पता कैसे चलता है कि हाँ इसे ड्रग डिपेंडेंसी या फिर अल्कोहल डिपेंडेंसी हो रही है, ये सारे सिम्टम्स देख के एकेडमिक्स की परफॉर्मेंस ड्रॉप कर जाएगी, क्योंकि वहां पे दिमाग ना लगा के दिमाग कहीं और लग रहा है, पर्सनल हाइजीन का कोई ध्यान नहीं है, विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, आइसोलेशन में रहना शुरू कर दिया है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे हैं, पूरे टाइम थकावट रहती है, अग्रेसिव नेचर हो गया है, वायलेंट हो गया है, स्लीपिंग और ईटिंग पैटर्न्स में चेंजेस आए हैं, वेट के अंदर बहुत फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, एपेटाइट हिल गया है, हॉबीज के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सारे के सारे हमारे क्या दिखाते हैं कि वो ड्रग्स या फिर अल्कोहल अब्यूज कर रहा है। If the abuser is unable to get money to buy drugs or alcohol, he or she may turn to stealing. इतना violent behavior, इतना rebellious nature हो जाता है कि abuser को अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं ड्रग्स या फिर अल्कोहल करने के, तो वो स्टीलिंग भी करना स्टार्ट कर देता है। The adverse effects are not just restricted to the person who is using drugs or alcohol. At times, a drug or alcohol addict becomes the cause of mental and financial distress to the entire family. ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। कुछ फैमिलीज जो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं तो बच्चे वहाँ से चोरियां करके जो है ड्रग्स लेने जाते हैं। इट इज़ अ वेरी सोशल टॉपिक। जो ये वाला लास्ट वाला मैंने टॉपिक उठाया है, ये बहुत ही सोशल टॉपिक है। जिसका ये टॉपिक नहीं है, जो ये सब्जेक्ट से भी नहीं है, वो भी ये टॉपिक देख के जो है पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही सोशली आजकल प्रिवलेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा जो है आजकल ये बच्चों के अंदर मिल रहा है, तो इसलिए ये टॉपिक जो है सोशली भी आता है। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो जाता है फैमिली को, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उनके घर में चोरियां होती हैं, चोरी होती है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली कैन नॉट अफोर्ड टू बाय ड्रग्स एवरी डे फॉर देयर चिल्ड्रन, और कोई प्रमोट भी नहीं करता। तो बच्चे जो अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं ड्रग्स को, वो घर से चोरियां करके पैसे लेके जाके और ड्रग्स करते हैं। तो इससे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस तो आता ही है, और मेंटल लेवल भी पूरी फैमिली का सफर करता है। तो सिर्फ एक बच्चा ही जो ड्रग्स अब्यूज कर रहा है, जो अल्कोहल अब्यूज कर रहा है, वो ही सफर नहीं करता, पूरी फैमिली सफर करती है। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के? दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, डायरेक्ट इंजेक्शन इनटू द वेन यूजिंग अ नीडल एंड सिरिंज आर मच मोर लाइकली टू एक्वायर सीरियस इन्फेक्शंस लाइक एड्स, हेपेटाइटिस बी। जो सीधा वेन के अंदर इंजेक्शन डालते हैं, यहाँ पे इंजेक्शन डालते हुए देखा है ना, यहाँ पे जो सीधा यहाँ वेन्स में इंजेक्शन डालते हैं, उनको एड्स, हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस हैं। द वायरसेस which are responsible for these diseases are transferred from one person to the another by sharing of infected needles and syringes. अब वो नीडल और सिरिंज के थ्रू ही यहाँ पे ड्रग डाल रहे हैं, और बच्चे को अगर एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी है और दूसरा बच्चा उसी नीडल या फिर सिरिंज से अपने आप को ड्रग ले रहा है, तो ऐसे जो है एड्स और हेपेटाइटिस वायरस जो है वो फैलता है। The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood.
द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेजेस नर्वस सिस्टम एंड लिवर। लिवर और नर्वस सिस्टम जो है बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। लिवर डैमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? सिरहोसिस। द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन टू एडवर्सली अफेक्ट द फीटस। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर ड्रग्स या फिर अल्कोहल लिए जाते हैं तो वो फीटस को अफेक्ट करता है। Another misuse of drugs is what certain sports person do to enhance their performance, जो कि मैंने बताया था स्पोर्ट्स पर्सन भी ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देते हैं टू मोटिवेट देयर एनर्जी। दे misuse narcotic analgesic, anabolic steroids, diuretics and certain hormones in sports to increase the muscle strength। हम लोग देखते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, वो किस वजह से इंक्रीज होती है? by these things, narcotic analgesic, anabolic steroids, diuretics and hormones to promote aggressiveness and result in increased athletic performance. In females, it promotes aggressiveness and as a result increased athletic performance. The side effects of the use of anabolic steroids in females include muscularization. मेल्स जैसे फीचर जो है फीमेल में आने लग जाते हैं, अग्रेसिवनेस हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, मूड स्विंग्स आ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में एबनॉर्मलिटीज आती है, मतलब हार्मोन लेवल जो है ऊपर नीचे हो जाते हैं, excessive hair growth on the face and the body, enlargement of the clitoris and deepening of the voice। ये सारे के सारे हमें फीमेल्स के अंदर दिखते हैं। पर अगर मेल्स लेते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? एक्ने होता है, अग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स के साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज इन स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, प्रीमेच्योर बाल्डनेस, एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सारा का सारा हमें मेल्स में देखने को मिलता है। प्रिवेंशन और कंट्रोल में क्या क्या आता है? प्रिवेंशन और कंट्रोल की हम बात करें, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है सिचुएशन को, जिससे की वजह से अगर वो सिचुएशन पुट कर रही है एडोलेसेंट टुवर्ड्स द यूज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, हमें उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है और उनके खिलाफ हमें रेमेडियल एक्शंस लेने हैं, उनको सॉल्व करना है। In this regard, the parents and the teachers have a special responsibility। पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा उन सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से एडोलेसेंस जो है वो उसके अंदर काम ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के अंदर जा रहे हैं। The teachers parenting that combines with high levels of nurturance and consistent discipline has been associated with lower risk of substance abuse। पेरेंटिंग जिसके अंदर नर्चर करते हैं वो बच्चों को, उस टाइप की पेरेंटिंग जिसके अंदर बच्चों को नर्चर किया जाता है, एक कांस्टेंट डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है, उनके अंदर जो है ड्रग अब्यूज का इंसिडेंस कम है। सबसे पहला होता है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। Every child has his or her own choice and personality which could be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it studies, sports or other activities. Peer pressure को avoid करना है, undue pressure, क्योंकि हर बच्चे की अपनी personality होती है और उस personality को आगे लेके जाना होता है, ना कि दूसरों की तरह बनना होता है। तो peer pressure यानी कि जो हमारे friend circle होते हैं उनका pressure avoid करना है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस लाती है, ये अवेयरनेस लाती है। एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम और हर टू फेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस। एजुकेशन और काउंसलिंग क्या बोलती है कि अपने प्रॉब्लम्स को फेस करो, ना कि उनसे भागो। ड्रग्स और अल्कोहल करके उनसे भागना नहीं है, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना है, एक्सेप्ट करनी है डिसअपॉइंटमेंट्स और फेलियर्स, और ये करना है कि वो हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। उसी से चाइल्ड की जो एनर्जी है वो चैनल होएगी और उसको दूसरी जगह पे यूज करो, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, योगा में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में। जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स है उनको आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में यूज करो। नेक्स्ट, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। बहुत ही अच्छा है ये कि पेरेंट्स और पीयर्स से हमेशा ही हमने जो है हेल्प मांगनी है जब भी हमें जरूरत है। हेल्प मे बी सॉट फ्रॉम क्लोज एंड ट्रस्टेड फ्रेंड्स। जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स है, जो तुम्हें पता है कि तुम्हें प्रेशराइज नहीं करेंगे, उनसे जाके हेल्प मांगनी है। बिसाइड्स गेटिंग प्रॉपर एडवाइस टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स, दिस वुड हेल्प यंग टू वेंट देयर फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड गिल्ट। एंजाइटी और गिल्ट को वेंट आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है पेरेंट्स और क्लोज फ्रेंड से बात करना। Looking for danger signs. Alert parents and teachers need to look and identify the danger signs discussed above. Danger signs मतलब अगर तुम्हें symptoms नजर आ रहे हैं कि बच्चा उस तरफ मूव कर रहा है तो उसे तुम्हें हर टाइम अलर्ट रहना है, especially in this age group.
इस एज ग्रुप में तो सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है पेरेंट्स और टीचर्स को कि बच्चा कहाँ जा रहा है. Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this to the notice of parents or teacher. अगर किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को ड्रग्स या फिर अल्कोहल करते हुए पकड़ा गया है, उसे टीचर्स और पेरेंट्स को ये चीज़ बतानी चाहिए. Appropriate measures would then be required to diagnose the malady and the underlying causes. This would help in initiating proper remedial steps or treatment. ये सारे जो preventive measures थे, ये हमारे help करते हैं ड्रग्स के चंगुल से निकलने के लिए, अब्यूज से निकलने के लिए. तो आज हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में, कि कौन कौन से डिफरेंट ड्रग्स है, कहाँ कहाँ से वो ऑब्टेन होते हैं और ये क्या क्या चीज़ें कॉज करते हैं. फिर हमने किया कि एडोलेसेंस और ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज का क्या रिलेशन है, कि एडोलेसेंस में आते ही बच्चे क्यों फटाफट ड्रग्स और अल्कोहल के पीछे भागते हैं. फिर हमारे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस में दोनों में क्या डिफरेंस है. एडिक्शन वो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट होती है सर्टेन इफेक्ट्स की, और डिपेंडेंस होती है जब बॉडी को ये पता चल जाए कि अगर ये चीज़ मुझसे दूर जाएगी तो मेरे को कुछ सिम्टम्स शो करने हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है. इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं ड्रग पे. सबसे पहले इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं अग्रेसिव नेचर और वायलेंस का, और रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर और सेरेब्रल हैमरेज जो होते हैं इसके एक्सेसिव डोजेस की वजह से होते हैं. ओवरडोजिंग क्या होती है, ड्रग्स को जब अल्कोहल के साथ लिया जाता है तो वो ओवरडोजिंग में कर लेते हैं. आजकल तो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज करने लगे हैं, वो भी ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज करने लगे हैं. तो अब्यूजर को अगर कभी पैसे नहीं भी मिलते हैं तो वो स्टीलिंग स्टार्ट कर देता है टू गेट अप्रोप्रिएट ड्रग्स. अब जो ड्रग्स इफेक्ट्स जो इंट्राविनसली लेते हैं उनमें बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं. उनको क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है, नर्वस सिस्टम डैमेज करते हैं, सिरहोसिस हो जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है. अनदर मिसयूज क्या होता है, वही स्पोर्ट्स पर्सन वाला, फीमेल्स के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाते हैं और मेल जो है वो स्टेरिलिटी की तरफ मूव करते हैं. प्रिवेंशन और कंट्रोल में होता है कि हमें सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है, ना कि किसी को ब्लेम करना है. सबसे पहले पीयर प्रेशर को अवॉइड करना है, दूसरा एजुकेशन एंड काउंसलिंग पे मूव करना है, तीसरा पेरेंट्स और पीयर्स से जो है हमें हेल्प मांगनी है, और चौथा डेंजर साइंस को देखना है. तो बच्चों ये जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट करता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जो कि बहुत ही सोशल नॉर्म पे बना हुआ चैप्टर था, बहुत ही सोशली एक्सेप्टेड चैप्टर था. अगर आपका ये सब्जेक्ट नहीं भी है, आप फिर भी अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाने के लिए इस चैप्टर को देख सकते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के, और चैप्टर जो है हमारा वाइंड अप हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू सब्सक्राइब टू अड्डा 24/7. बाय बाय.